Hello friends, how are you? Welcome you all on my YouTube channel Exam Journal. Here I am after attending the mock of Hollywood SSC CGL 2026. It is my first mock for CGL Pre 2026 and I am going to analyze this mock. Before starting my video, I would like to tell you, if you are new viewer, please visit on my channel, check playlist, watch my exam journey and exam key points related videos. So let us start. सो फ्रेंड्स, आज जैसा कि मैंने कहा था अपने लास्ट वीडियो में, मैंने आज ऑलिव का मॉक नंबर 1 अटेंड किया है एनालिसिस के बेसिस पे जो लोग एसएससी जेल 2026 को अटेंड करने वाले हैं इंक्लूडिंग मी। सो मेरे मॉक में नंबर बने 141.50 एंड सेक्शन वाइज बताऊं तो रीजनिंग में 22 करेक्ट, 3 इनकरेक्ट, स्कोर 42.50 एंड जीएस में 13 करेक्ट, 12 इनकरेक्ट, स्कोर 20। मेरे हिसाब से स्कोर कम है बिकॉज आई यूजुअली स्कोर 30, 25 or 30 in GS. In difficult mark and in average mark, I score approx 30 plus. So it is not good marks in GS for me. Now come to math. तो मैथ में कुछ ऐसा था, 21 करेक्ट है, 1 इनकरेक्ट है, बाकी 3 मैंने अटेंड नहीं किए थे। और इंग्लिश में 20 करेक्ट है, 5 इनकरेक्ट है। मैथ में 41.50 मार्क्स एंड इंग्लिश में 37.50। सो बेसिकली अगर डिटेल्ड एनालिसिस करने से पहले मैं बताऊं तो जीएस रीजनिंग का पोर्शन थोड़ा ठीक था, कैलकुलेटिव था। मैथ्स ईजी थी, लेकिन अगर आप मैथ्स में टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाए तो मैथ के सारे क्वेश्चन आप अटेंड नहीं कर पाएंगे, मतलब गो थ्रू नहीं हो पाएंगे। अगर आप रिपीटेटिव कैंडिडेट हैं देन यू कैन आल्सो गो। और बात करें जीएस की तो जीएस ठीक थी, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन थे, रिलेटेबल हैं एग्जाम के जैसे, एग्जाम में भी ऐसे ही पूछे जाते हैं। और इंग्लिश का लेवल ठीक था ऑलरेडी, इंग्लिश में ऐसा ही लेवल एग्जाम में देखने को मिलेगा। सो शुरू करते हैं डिटेल्ड एनालिसिस और कुछ अच्छे क्वेश्चन पर बात करेंगे जैसा कि मैं करता हूँ बेसिकली। तो शुरू करते हैं, रीजनिंग से ही शुरू कर लेते हैं। रीजनिंग में मैंने 25 पूरे अटेंड किए हैं, 3 गलत किए हैं। तो देखते हैं कौन सा। एक ये आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये कोडिंग डिकोडिंग टाइप का है, मतलब पजल टाइप का क्वेश्चन है। ऑपरेशन शुड बी परफॉर्म ऑन द होल नंबर विदाउट ब्रेकिंग डाउन द नंबर इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट डिजिट्स, मतलब डिजिट और अल्फ़ाबेट का कॉम्बिनेशन दिया था और इसमें एक सीक्वेंस कोई बन रहा था, तो मैंने जल्दबाजी में किया है इसको। एक्चुअली इसमें ये था कि इन अल्फ़ाबेट का नंबर वैल्यू का और अल्फ़ाबेट के जो नंबर हैं उनका जो सम था वो एक स्पेसिफिक उसमें रिलेशन में था। तो इस आधार पर ये प्रश्न होना चाहिए, जो कि मेरा गलत हुआ है। एक है 13 नंबर क्वेश्चन मैंने रन किया, ये सिलेक्ट का है। इसमें था सम मैपल्स आर सिरप, नो मैपल्स इज अ स्वीट। तो मैं बहुत फन एंड सेकंड के साथ गया हूँ। फर्स्ट है सम स्वीट्स आर नॉट सिरप, सेकंड है सम सिरप आर नॉट स्वीट। तो मुझे सेकंड के साथ जाना चाहिए था। फर्स्ट में जो है ना, सम स्वीट्स आर नॉट सिरप दिया है, जबकि इसमें स्वीट से सिरप का डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं है। मैपल से स्वीट को कहा गया है कि नो मैपल इज अ स्वीट, बट स्वीट और सिरप के लिए डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, इसलिए हम नहीं कह सकते सम स्वीट्स आर नॉट सिरप। सो ये रॉन्ग हो गया। और एक मेरा ये 15 नंबर हुआ है, थोड़ा सा अलग था, मतलब अलग क्या कहें, ये प्लस माइनस करके जो क्वेश्चन आते हैं, प्लस सोज ग्रेटर देन और डिवाइड सोज प्लस ऐसे करके जो आते हैं, तो थोड़ा सा जल्दबाजी में हुआ है। हालांकि इस प्रश्न को किया जा सकता था। ये 92% लोगों ने टाइप किया है, वो सिली के टाइप में कहेंगे, लेकिन इस तरीके के प्रश्न आपको एग्जाम में काफ़ी एज दिलाते हैं, तो ये गलत नहीं होने चाहिए। सो नाउ कम टू क्वांट। और क्वांट में मैंने 22 किए थे, एक रॉन्ग है, बाकी 21 सही है। जैसा कि मैंने क्वांट में बताया, अगर आप अच्छा टाइम 20 to 21 मिनट मैंने लिया है, 22 क्वेश्चन करेक्ट हो गए थे। तो जैसा कि मॉक आए, अगर रीजनिंग का पोर्शन टफ है या इंग्लिश और जीएस और रीजनिंग का पोर्शन आजकल के एडिक्विटी के एग्जाम्स में टफ देखने को मिला है एज कम्पेयर टू क्वांट। क्वांट थोड़ा सा ईजी देखने को मिल रहा है, तो क्वांट के लिए थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेके ना चले, रीजनिंग पर भी टाइम को इन्वेस्ट किया जा सकता है। अगर रीजनिंग टफ है तो उसको रीजनिंग पर एक अच्छा गुड इन्वेस्टमेंट होगा। उसके बाद आप मैथ्स को देख सकते हैं, जैसे 21 मिनट में 22 क्वेश्चन कर लिए और 21 करेक्ट है। बाकी जो एक इनकरेक्ट हुआ है वो भी करेक्ट होना चाहिए था। एक्चुअली π/2 और पाई के बीच की थीटा की वैल्यू पूछी थी, साइन थीटा की वैल्यू 1/√2 दी थी, जो कि 135 पे होती है। वो एक सिली है, मैंने 45 लगाई है, जल्दबाजी में गो थ्रू करके आगे बढ़ गया। जबकि इस तरीके की सिली आपको एग्जाम में आपके रैंक को काफ़ी नीचे लेके आएंगे, तो इस तरीके की सिली होनी नहीं चाहिए। और एक 6 नंबर प्रश्न है जो मैं इसमें मैंने थोड़ा सा टाइम दिया था, उस टाइम में हुआ नहीं। बाकी इजी था। ए एंड बी आर टू प्राइम नंबर्स इज ग्रेटर देन बी एंड देयर एलसीएम इज 899, फाइंड बी माइनस ए प्लस 2ab। तो 899 को मैं, ये प्राइम नंबर, दो प्राइम नंबरों का मल्टीपल है, तो उस आधार पे मैं देख रहा था कि 899 किसका है। तो ये 29 इंटू 31 का है शायद। मैं 27, 37, 47 इनको लेके चला गया। हालांकि थोड़ा सा बैक में आके 29, 31 और अन्य जो प्राइम नंबर हैं उनको देख के करना चाहिए था, तो हो सकता है प्रश्न हो जाता। हालांकि ये अच्छी बात है कि मैंने थोड़ा ही टाइम दिया, उसके बाद मैं आगे बढ़ गया। मित्रों, इन पॉइंट पेपर यू हैव टू डिसाइड आइदर यू अटेंड द क्वेश्चन विद इन टाइम और यू हैव टू मूव टू अनदर क्वेश्चन। ये आपको देखना पड़ेगा। अगर आप ये नहीं देखेंगे देन यू विल लॉस अ लॉट ऑफ टाइम दैट यू कैन यूटिलाइज इन अदर क्वेश्चन विद गुड इन्वेस्टमेंट। सो ये आपको सोचना पड़ेगा। नाउ
एक ये हुआ, और एक ये सर्कल वाला प्रश्न देखना, ये काफ़ी अच्छा प्रश्न है। अगर इस तरीके के प्रश्न आपको प्री में देखने को मिले तो आप एक हिसाब से स्किप करके आगे बढ़ सकते हैं। थोड़ा सा लेंदी है, टाइम लगेगा, तो अगर आप इसको रिटर्न आके वापस करेंगे, हो रहा है तो ठीक है, नहीं भी हो रहा है तो आपने तब तक 24-26 क्वेश्चन अटेंड कर लिए होंगे, तो ये एक अच्छे स्कोर के लिए फायदेमंद होगा, ना कि इस प्रश्न में ज़्यादा से ज़्यादा समय गंवाया जाए। हालांकि अच्छा क्वेश्चन था, बाद में करके देखा, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, आप लोग भी ट्राई करिएगा। एक ये सिलेंडर का क्वेश्चन था, ये इसकी लेंदी भाषा की वजह से मैंने इसको ड्रॉप कर दिया था, बाद में वापस आके मैंने चेक किया तो ईजी क्वेश्चन था, ताकि तब टाइम ओके ओवर हो चुका था। लेकिन ये प्रश्न अच्छा था, ईजी था। बस जानते हैं मेंसुरेशन में स्टेटमेंट काफ़ी लंबे लंबे होते हैं, हालांकि उन स्टेटमेंट को पढ़ के जब आप समझेंगे तो आंसर इजीली आ जाते हैं। तो ये सिलेंडर का था, इसमें रेडियस और हाइट दी थी, और स्क्वायर सीट्स का साइड दिया था, और एक्चुअली 2 पाई आर एच और पाई आर स्क्वायर को हल करके, और 2 पाई आर एच और पाई आर स्क्वायर का वैल्यू निकाल के उसका प्लस 12% करके, मतलब 112%, 112% ऑफ 2 पाई आर एच एंड पाई आर स्क्वायर इन द फॉर्म ऑफ 40 सेंटीमीटर सीट्स, ये आंसर में आना चाहिए। मे भी अगर आप समझे हो ना, तो एक बार प्रश्न देखिएगा स्क्रीन पे, हल करिएगा पास करके। तो ये रहा मैथ का। अब आते हैं इंग्लिश पे। इंग्लिश में ठीक ही रहते हैं। मैं सीरियल 25 में, जैसा कि मैंने पुराने वीडियो में बताया था, इस बार 131 बने थे, एक क्वेश्चन रॉन्ग हो गया था, इससे पहले भी 127 थे, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इंग्लिश में 40 प्लस तो रहना ही चाहिए हमेशा। इसमें 37.50 है, हालांकि इंग्लिश अच्छी आई है इसमें, लेकिन जो मैंने की है वो अच्छे क्वेश्चन मैंने सही किए हैं, जो ईजी किए हैं आप देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 ये जो रॉन्ग किए हैं वो ईजी क्वेश्चन है। अबेट का सिनोनिम पूछा था, जो कि डिमिनिश होता है। अबेट का मतलब ही कम करने के सेंस में लिया जाता है, लेकिन मैंने अबेट को एक उकसाने के सेंस में लिया, तो एस्केलेट लगा दिया उस समय, जो भी काम करता है। कई बार एग्जाम्स में हमको चीज़ें पता होती है, लेकिन उस समय की इनर कंसाइंस क्या काम कर जाए कुछ पता नहीं होता है, इसलिए इस तरीके के ईजी क्वेश्चन भी रॉन्ग हो जाते हैं। ये दूसरा जो मैंने रॉन्ग किया है, आप सोच नहीं सकते हैं, ये एक्टिव का पैसू का एक्टिव बनाने के लिए बोला था, तो आर प्रिपेयर्ड करके था, तो इसको सिंपल प्रेजेंट में बनाना था, और मैं इसको प्रेजेंट कंटिन्यूस में बना दिया है। द क्वेश्चन में एक बार पढ़ता हूँ। डिलीशियस मील्स आर प्रिपेयर्ड बाय द रिनोन्ड शेफ फॉर ऑल द डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट स्टेइंग एट दिस लग्जरी होटल। तो इसको द रिनोन्ड शेफ इज प्रिपेयरिंग करके था, मैंने इसको लगा दिया, जबकि द रिनोन्ड शेफ प्रिपेयर होना चाहिए था प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो ये सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग देखिए ना, ये मैंने गलत किए हैं। जो अच्छे क्वेश्चन है वो मैंने सही कर लिए, ये गलत किए हैं, जो कि ये रैंक को या आपके एग्जाम में आपकी पोजीशन को काफ़ी खराब करेंगे। ये केयरलेस अटेम्प्ट है, आपको सही से अटेम्प्ट करना पड़ेगा एग्जाम में। ये एक प्रश्न, इस तरीके के प्रश्न आप थोड़ा सा ध्यान रखें। आजकल पैसेज में पूछे जाने, इस बार भी मेंस में पूछे गए हैं कि एक पैसेज का कोई स्टेटमेंट लेंदी सा दे दिया जाएगा, एंड यू हैव टू आस्क सिंपल है, कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स है, या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। तो एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा, सिंपल कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या होते हैं, चाहे नीतू मैडम की बुक से, चाहे रानी मैडम के वीडियो से, जिससे भी, या फिर जो भी टीचर से आप प्रीफर करते हैं उनसे। इसके साथ ही एक, हाँ ये ठीक था, थोड़ा क्वेश्चन मेरा रंग हुआ है। स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, ये पैराग्राफ का था, मतलब अरेंज करने का, तो सेंटेंस अरेंज करने का मैंने अपने हिसाब से किया था, हालांकि ये गलत हुआ है। आप लोग देखिएगा, इसको करने में कई बार ये गलत हो जाते हैं, ये सिली है, इसको नहीं करना चाहिए था। डेसिकेट की स्पेलिंग पूछी थी, तो DESICATE है मैंने लगाया है, जबकि DESICCATE है, मैंने कितनी बार भी पढ़ा होगा, लेकिन ये रॉन्ग है और ये गलत अटेम्प्ट है, ये नहीं होना चाहिए था। करीब 2-3 क्वेश्चन इसमें भी, एक क्वेश्चन को छोड़ दिया जाए तो बाकी सिलिंग है जो नहीं होनी चाहिए थी। हाँ, जीएस में आता हूँ, जीएस में मेरा डाउन नहीं रहता है जीएस में, तो जीएस के देखते हैं। ये एक प्रश्न था, हु वाज क्राउन्ड एज द विनर ऑफ मिस यूनिवर्स 2025। तो ये करंट का है, करंट का अभी तो देखा नहीं है, तो करंट को ऐड नहीं करता हूँ, जो और सब्जेक्ट के हैं उनको देखता हूँ। देखिए, ये इकोनॉमिक्स का प्रश्न गलत हुआ है, नहीं होना चाहिए था। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट नेट नेशनल प्रोडक्ट आर करेक्ट। तो एनएनपी जानते हैं, एनएनपी फैक्टर कास्ट को नेशनल इनकम भी कहते हैं, जो कि इसमें दूसरा पहला स्टेटमेंट दिया है, एनएनपी इज कैलकुलेटेड बाय सब्ट्रैक्टिंग डिप्रिसिएशन फ्रॉम जीएनपी, मतलब ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में से डिप्रिसिएशन को माइनस करते हैं तो नेट आ जाता है, तो ये सही है, करेक्ट है। और इसका तीसरा है, एनएनपी अकाउंट्स फॉर फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। हाँ, तो जो नेट नेशनल इनकम होती है, या उसमें जो है नेट नेशनल प्रोडक्ट होता है, उसमें फैक्टर इनकम जो अब्रॉड से, मतलब जो इनकम आती है, उसको ऐड कर लिया जाता है, तो ये भी सही है। लेकिन जो इसका सेकंड ऑप्शन है, एनएनपी इज द सेम एज नेशनल इनकम, तो ये मैंने सही किया है। उसमें थोड़ा कंफ्यूज था, मैं इसको लेने वाला नहीं था, फिर इसको ले लिया, लेकिन एबीसी को, लेकिन एएनसी करेक्ट भी नहीं है, क्योंकि एनएनपी एट फैक्टर कास्ट ये होता है नेशनल इनकम, ना कि एनएनपी इज द सेम एज नेशनल इनकम। तो ये स्टेटमेंट गलत है, ये मैंने सही किया, मतलब ये गलत किया है। ये करंट का क्वेश्चन है, तो उससे मतलब नहीं है। करंट के छोड़ के बाकी बताता हूँ। ये साइंस का प्रश्न बायोलॉजी का है, गलत किया है, ये भी मैंने पढ़ा है, लेकिन ये गलत हुआ है। पीनियल ग्रंथि क्या स्रावित करती है, व्हाट डज द पीनियल ग्लैंड सीक्रेट। तो इसमें मेलाटोनिन स्रावित करती है, मैंने डोपामाइन लगाया है, पता नहीं क्या सोचिए, जबकि मेलाटोनिन करती है। ये एक प्रश्न मैंने गलत किया है, ये, हाँ ये तो करंट का है, करंट का छोड़ते हैं। हाँ, ये इसका है स्टैटिक जीके का है। कालबेलिया के बारे में पूछा, कालबेलिया जो राजस्थान का नृत्य होता है, तो उसके बारे में पूछा है। तो इसमें 3 स्टेटमेंट दिया, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, लेकिन जो सेकंड स्टेटमेंट दिया है इसमें सन दिया है, ईयर दिया है, तो मैंने सोचा कि ईयर देने की वजह से हो सकता है गलत हो, इसलिए इसको नहीं लगाया, जबकि ये सही था। 2010 में कालबेलिया लोकगीतों और नृत्यों को यूनेस्को की अमूल्य सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया था। तो ये प्रश्न सही, ये स्टेटमेंट सही था। मैं इसके वजह से गया था कि ज़्यादातर ईयर और डेज जिसमें दिए होते हैं वो गलत होते हैं, तो ऐसा हुआ नहीं हालांकि। और ये एक सिली कहेंगे, ये जल्दबाजी में पढ़ के आगे बढ़ना। निम्नलिखित में से कौन रेगिस्तान और जंगल के बीच एक इकोटोन का प्रतिनिधित्व करता है। तो मैंने मार्क्स लाइन लगाया, जैसे इकोटोन को देखा मार्क्स लाइन लगा दिया, जबकि मुझे इकोटोन को ना देख के पूरा स्टेटमेंट पढ़ना चाहिए। कई बार हम लोग ऐसा करते हैं परीक्षाओं में, एक अपना कीवर्ड ढूंढा, आंसर लगा दिया, जबकि उस कीवर्ड को पूरा वाक्य के साथ रिलेट करके पढ़ते हैं, देन मीनिंग विल बी चेंज। तो यहाँ घास स्थल सही होगा, एक रेगिस्तान और एक जंगल के बीच फॉरेस्ट, और एक रेगिस्तान के बीच जो इकोटोन होता है वो घास होता है, जबकि मार्क्स लैंड और जो होता है दलदल वो भी होता है इकोटोन, एक अर्थ और जैसे कोई वाटर बॉडी है उसके बीच का जो है मार्क्स लैंड इकोटोन होता है, तो ये डिफरेंस होता है, थोड़ा देख के करना चाहिए था। और ये एक, ये तो करंट के हैं, 4-5 करंट के गलत हुए हैं।
ये एक ज्योग्राफी का क्वेश्चन गलत हुआ है, स्टेटमेंट का था, काफी ठीक क्वेश्चन है। सर्दियों के दौरान उत्तर भारत में पश्चिमी विक्षोभ के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। पश्चिमी विक्षोभ भूमध्य क्षेत्र और पश्चिमी एशिया में उत्पन्न होने वाले अतिरिक्त उष्णकटिबंधीय तूफान है। तो ये ऑप्शन सही है। और इसमें तीसरा ऑप्शन भी जो दिया है, ये मुझे लग रहा था एक बार गलत है, लेकिन मैं इसको इंक्लूड कर लिया। पश्चिमी विक्षोभ रबी फसल की पैदावार को कमजोर करते हैं क्योंकि वे उत्तर भारत में कभी भी कोई लाभकारी नमी नहीं लाते हैं। अच्छा, परमार सर ने भी बताया कि जो एक्सट्रीम की वर्ड है वो गलत होते हैं। उस आधार पे मुझे करना चाहिए था ये, क्योंकि मैं भी परमार सर को फॉलो करता हूँ, 1900 जीएस पढ़ता हूँ। तो पश्चिमी विक्षोभ रबी फसल की पैदावार को कमजोर करते हैं क्योंकि वे उत्तर भारत में कभी भी कोई लाभकारी नमी नहीं लाते, कभी भी। तो ये है तो एक्सट्रीम कीवर्ड, लेकिन मैंने इसको सही लगाया है, लेकिन ये गलत था। तो कीवर्ड को थोड़ा सा देख के चलना है। बाकी यही थे कुछ जीएस के प्रश्न थे, तो ओवरऑल मैंने एक एनालिसिस दे दिया है। हालांकि टेस्ट का मॉक का लेवल अच्छा था। वॉल्यूम के मॉक वैसे भी अच्छे होते हैं, वीकली देने लायक होते हैं, चाहे मेंस के हो चाहे प्री के हो, लेकिन ये मॉक का लेवल अच्छा था। और इसमें स्पेशली इंग्लिश का और रीजनिंग का और जीके का लेवल जो एग्जाम में होता है, जो एडिक्विटी लाती है, वो सेम लेवल इन्होंने दिया है बना के। तो इट वॉज गुड मॉक। एंड आई थिंक स्कोर पे अभी आप नहीं जाएँ, स्कोर नहीं देखें, एक्यूरेसी देखें और उन प्रश्नों को चेक करते रहें जो आप रिपिटेटिव गलत कर रहे हैं, अटेम्प्ट कर रहे हैं गलत, उनको देखते रहें। और मॉक की नोटबुक जरूर बनाएं, नोटबुक पे नोट करें, मैं भी ऐसा करता हूँ। और बाकी सब ठीक है, करिए, हार्ड वर्क करिए, कीप ग्राइंडिंग योरसेल्फ विद मी, ऑल्सो आई एम ऑल्सो ग्राइंडिंग माई सेल्फ फॉर बेटर फ्यूचर। सो नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।